गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर इडियम्स पर आधारित है और इडियम्स में हम लोगों ने जिस टॉपिक का चुनाव किया है वो एनिमल्स है। इसके पिछले वाले इडियम्स जो हुए हैं वो कलर पर हुए हैं और पार्ट्स ऑफ बॉडी पर हुए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन एनिमल्स पर होगा और जो सबसे पहले एनिमल को जो हम लोगों ने पिक किया है वो है फिश। देखिए, फिश से रिलेटेड दो इडियम बहुत इंपॉर्टेंट। एक हमारा है एक कोल्ड फिश। हाँ, आज का हमारा जो पहला इडियम होगा वो होगा एक कोल्ड फिश। देखिए, वैसे तो इडियम्स के अर्थ कैसे निकाले जाते हैं इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। हम इडियम में अलग अलग शब्दों के अर्थ लेके नहीं चलते हैं, इनका एक सामूहिक अर्थ होता है। अगर हम अलग अलग अर्थ लेके चलते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आएगा एक ठंडा मछली, जबकि इसका अर्थ कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है ना। इडियम में हम लोग जो अर्थ लेते हैं ना वो एक कंबाइंड अर्थ लेते हैं, अलग अलग करके अर्थ नहीं लेते हैं। तो एक कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? एक वैसा व्यक्ति जो जो निष्ठुर रहता है, जो किसी से मतलब नहीं रखता है, वो अनइमोशनल व्यक्ति होता है। तो इसको हम किस प्रकार, इसका हिंदी अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे? उदासीन। उदासीन व्यक्ति उदासीन होगा और अनफ्रेंडली होगा। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति कोल्ड फिश है तो वो किसी से मतलब नहीं रखता है, एकदम उदासीन टाइप से रहता है। वो कोई व्यक्ति मरे जिए इससे उसको कोई मतलब नहीं, बिल्कुल इंडिफरेंट व्यक्ति होता है और अनफ्रेंडली एटीट्यूड रखता है। तो कोल्ड फिश को हम किस तरह से लिखेंगे? ठीक है ना। एन अनफ्रेंडली एंड इंडिफरेंट पर्सन। मतलब यदि कोई व्यक्ति यदि कोल्ड फिश है तो इसका मतलब है कि वन फ्रेंडली है और एक इंडिफरेंट पर्सन है। जैसे कि हम अगर एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए, ये इसका पहले हिंदी देखा जाए। क्या वाक्य कह रहा है कि ए कोल्ड फिश इज नॉट वेलकम्ड इन आवर ग्रुप। इसका तात्पर्य यह निकलेगा कि एक निष्ठुर व्यक्ति, एक उदासीन व्यक्ति का हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है, कोई स्वागत नहीं है। ठीक है ना। मतलब हम लोग एक ऐसा व्यक्ति चाहते जो इंटरटेनिंग हो और वो कोल्ड फिश ना हो। तो ये फिश से संबंधित ये पहला जो इडियम है बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कोल्ड फिश। इसी तरह से हमारा जो दूसरा इडियम होगा वो होगा एक्वियर फिश, या अब हम लोग चलते हैं एक्वियर फिश। ये क्वियर भी कह सकते हैं या क्वियर की जगह पर हम ऑड भी कह सकते हैं, दोनों तरह से वर्ड लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना। एक्वियर फिश, और हम कह सकते हैं अगर क्वियर नहीं कहना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं एन ऑड फिश। मतलब इसका इडियम जो है ना दोनों रूपों में होता है, एक्वियर फिश या एन ऑड फिश। देखिए, एन ऑड फिश का मतलब क्या होता है? एक बहुत अजीबोगरीब वाला गुण वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सनकी स्वभाव का हो। ठीक है ना। तो यदि कोई व्यक्ति अगर ऑड फिश है इसका मतलब है कि वो स्ट्रेंज पर्सन है, वो अनयूजुअल पर्सन है। हम इसको किस प्रकार सरल भाषा में लिखेंगे? ठीक है ना। हम लिखेंगे एन एक्सेंट्रिक पर्सन। हम इसको सरल भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे एन इंसेट्रिक पर्सन। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि वो क्वियर फिश है अथवा वो ऑड फिश है तो वो अजीबोगरीब व्यक्ति है, वो थोड़ा सा संकी स्वभाव वाला व्यक्ति है। अगर इसको अगर सरल भाषा में लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे अजीबोगरीब व्यक्ति। जैसे कि हम एक व्यक्ति के बारे में करें, एक व्यक्ति है रात में ना 2 बजे स्नान करता है। अब ये जो गुण है एक एक्सेंट्रिक पर्सन में ही ऐसा गुण होता है। ठीक है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति है जो कि गर्मी में ओवरकोट पहनता है। अब ये किस तरह के व्यक्ति होंगे? ये कुछ एक्सेंट्रिक पर्सन होंगे, अजीबोगरीब व्यक्ति होंगे। इनके जो गुण है वो आम लोगों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑड या क्वियर का खुद मतलब होता है विचित्र। अगर हम ऑड अगर क्वियर का अगर खुद अगर अर्थ भी लेते हैं तो इसका अर्थ निकलता है विचित्र। ठीक है ना, जो कि नॉर्मल ना हो। चलिए इसे एक सेंटेंस बनाते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए, ये सेंटेंस क्या कह रहा है
ये सेंटेंस कर रहा है कि ही इज एन ऑड फिश, वो एक अजीबोगरीब व्यक्ति है। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखिए ये जो डैश है ना, डैश के आगे का जो वाक्य होगा ये पिछले वाक्य को एक्सप्लेन करेगा, कैसे वो ऑड फिश है, कैसे वो अजीबोगरीब व्यक्ति है। तो कह रहे क्या, ही यूजुअली टेक्स बाथ एट मिडनाइट, वो आधी रात को स्नान करता है। यही गुण उसको कौन सा व्यक्ति बनाता है, एन ऑड फिश, एक विचित्र व्यक्ति। चलिए अब हम फिश से तीसरे इडियम की बात करते हैं। वो इडियम क्या कहता है, ड्रिंक लाइक ए फिश। देखिए फिश के बारे में यही है मेन बात कि फिश काफी पानी पीती है, ठीक है ना। फिश जो होती है वो काफी पानी पीती है, लेकिन यहाँ पर पानी पीने वाला फिश की बात नहीं कहा गया है। ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा शराब पीता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इडियम के जो अर्थ होते हैं वो सामूहिक अर्थ होते हैं और इनका अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जाता है। अलग अर्थ निकलेगा तो इसका मतलब होता है कि फिश की तरह पीना, ऐसा नहीं है। फिश तो पानी पीती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक लाइक ए फिश करता है यानी कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता, बहुत ज्यादा वाइन पीता है। कैसे इसको लिखेंगे हम, चलिए टू ड्रिंक टू एक्सेस, अगर इसको सरल शब्दों में लिखें, चलिए अधिक मदिरा पीना। जैसे कि आप इस वाक्य से इसको बेहतर समझ सकते हैं। चलिए आप इस वाक्य को देखिए और इससे आपको ये पूरी तरह इडियम समझ में आएगा। क्या कह रहा है, ही इज नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। इसका हिंदी क्या हुआ कि उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाता है। कारण क्या है, पार्टी में इनवाइट नहीं करने का कारण क्या है, बिकॉज, क्योंकि ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मदिरा पीता, बहुत ज्यादा मदिरा पान करता है। तो ये फिश से रिलेटेड 3 इडियम जबरदस्त है। ये छोटे, ये जो फर्स्ट एंड जो सेकंड इडियम है ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा ये आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हम ये समझते हैं कि फिश से संबंधित 3 इडियम आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने जिस एनिमल को अब नेक्स्ट चुना है इडियम्स के लिए वो है कैट। चलिए तो सबसे पहले हम कैट के बारे में देखते हैं। इडियम हमारा जो नेक्स्ट इडियम है, ठीक है ना, वो क्या कहता है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। देखिए यदि बारिश होती है कैट्स एंड डॉग, तो इसका मतलब है कि वो मूसलाधार बारिश होती है। यदि कहीं पर बारिश होती है और कहा गया कि बारिश जो होती है वो कैट्स एंड डॉग्स बारिश होती है, इसका मतलब है कि मूसलाधार बारिश होती है। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स को हम किस तरह से लिखेंगे, टू रेन हैविली, ठीक है ना, मतलब कि मूसलाधार बारिश होने। इसका सरल अगर हिंदी कहें, तो इसका हिंदी निकल कर आएगा मूसलाधार बारिश होना। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए और इससे आपको रेन कैट्स एंड डॉग पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया है, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इसका मतलब है कि मूसलाधार बारिश हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट कॉज्ड डिल्यूज इन द एरिया, और पूरे एरिया में ना बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, ठीक है ना। इतना ज्यादा बारिश हुआ कि पूरा एरिया एक तरह से डूब गया, सैलाब आ गया बाढ़ का, ठीक है। तो ये कैट्स एंड डॉग्स का ये यूज हुआ। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला जो है वो है कैट कॉल।
कैट कॉल क्या होता है देखिए। अब कैट कैसे चीखती है, कैसे बोलती है, थोड़ा सा आवाज करती है, और वो तो कैट का आवाज हुआ, लेकिन यह ईडियम का क्या मतलब है? कैट कॉल का मतलब क्या है कि आप चीखते हैं किसी के ऊपर, गुस्सा से भरा चीखते हैं या नाराजगी दिखलाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा चीख जिसमें कि क्रोध हो या नाराजगी हो, ठीक है ना, वो कैट कॉल कहलाता है। कैसे लिखेंगे? साउट ऑफ एंगर या डिसअप्रूवल। इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, साउट ऑफ एंगर या डिसअप्रूवल। हिंदी निकालेंगे तो क्या हिंदी निकलेगा? एक सेंटेंस इसे बेहतर समझा जा सकता है, कैट कॉल को बेहतर समझा जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति भाषण दे रहा था, भाषण उसका बहुत उबाऊ था। जब उबाऊ होता है तो लोग भी क्या करने लगते हैं? तरह तरह के चीख निकालने लगते हैं, वो नाराजगी प्रकट करते हैं, ठीक है ना। वो सामने वाले व्यक्ति एक तरह से हुटिंग करने लगते हैं अपने आवाज द्वारा। हम इसी को एक सेंटेंस के रूप में डील करते हैं। चलिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस रहा। क्या कर रहा है कि मिनिस्टर स्पीच वाज सो बोरिंग। मिनिस्टर का स्पीच इतना उबाऊ था दैट द क्राउड, की जो वहां पर भीड़ थे, ठीक है ना, स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना शुरू किया। कैसे? मतलब मिनिस्टर्स के स्पीच को कैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया? तो तरह तरह के आवाज से, तरह तरह के चीखों से। उनके चीख में नाराजगी भरी थी, वो मिनिस्टर का भाषण नहीं सुनना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चीखना शुरू किया, नाराजगी भरी आवाज या गुस्से भरी आवाज। तो ये कैट कॉल होता है, ठीक है। अब हम बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है चलिए, हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? वो क्या कहता है? लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ। यदि आप कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी जीते हैं, तो हिंदी में भी कहा गया है ना कि व्यक्ति जो है वो कुत्ते और बिल्ली की तरह रहते हैं, यानी कि अक्सर लड़ाई करते हैं। जहां डॉग और कैट रहेंगे वहां डेफिनेटली वायरल होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर एक लाइफ लीड करता है और उसका लाइफ जो है कैट और डॉग वाली लाइफ है, तो इसका मतलब सीधा है कि उसके जीवन में कलह है, कलहपूर्ण जीवन, इसको कहते हैं कलहपूर्ण जीवन जीना। यदि कोई व्यक्ति लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ करता है, यानी को क्वारल भर जिंदगी जीता है। ओके, ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए। ये जो कपल्स के लिए ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जो आपस में कलहपूर्ण जीवन जीते हैं। तो चलिए, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल शब्दों में? चलिए, ये है कलापूर्ण जीवन जीना। यदि कोई व्यक्ति कैट एंड डॉग लाइफ जीता है तो उसके जीवन में कला है। जैसे कि आप इस वाक्य को समझ सकते हैं। चलिए, वाक्य क्या कहता है कि द कपल इन दैट हाउस, किसी घर के बारे में बताया जा रहा है कि किसी घर में कोई दंपत्ति है और वो एक कलापूर्ण जीवन जीते हैं, मतलब अक्सर ये लड़ते रहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ये जितने भी मैं इडियम्स पर बात कर रहा हूं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इनका महत्व अब एकदम स्पष्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पूछता है कि नहीं पूछता, ऑलरेडी ये सारे माना। अगर आप प्रीवियस पेपर देखिएगा, सीजीएल का, सीपीओ का, सीडीएस का,
जिसमें कि इडियम्स आते हैं एनडीए का। तो ये सब आपको इडियम्स आपको देखने को मिलेंगे, श्योरली देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अतः ये सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, आप इनको किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आप इनको मिस ना करें। अंत तक वीडियो देखें, आपको जो भी इसमें इडियम्स दिए जाएंगे उसमें कोई भी इडियम्स अनावश्यक इडियम्स नहीं होंगे, ये सारे महत्व के इडियम्स है। तो चलिए हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो इस तरह से है, सेट या पुट द कैट अमॉन्ग द पिजन्स। चलिए इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अगर आप कैट को, ठीक है ना, बिल्ली को यदि कबूतर के बीच छोड़ देते हैं तो कैट तो कबूतर को खा जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि कैट पिजन्स में क्या, जो ही कैट को पिजन्स देखेंगे इधर उधर भागने लगेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर आप कैट को सेट करते हैं पिजन्स के बीच तो आप एक तरह से पिजन्स के लिए समस्या पैदा करते हैं, खलबली मचा देते हैं। इसका सरल जो हिंदी होगा वो होगा खलबली मचाना, ठीक है ना, एक तरह से समस्या उत्पन्न करना। चलिए अगर इसको अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे, चलिए टू कॉज ट्रबल, टू कॉज ट्रबल, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप पिजन्स के पीछे कैट रखते हैं तो आप एक तरह से खलबली मचा देते हैं, आप एक तरह से समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है, अगर आप देखिए आम धारणा क्या है, आम धारणा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं तो एक तरह से आप दुश्मनी मोल लेते हैं, एक तरह से आप खुद के लिए, ठीक है ना, समस्या पैदा कर देते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है, चलिए ये एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन ये पूरी तरह आपको ये इडियम समझा देगा, ठीक है ना। तुमने सरकार की आलोचना, तुम्हें सरकार की आलोचना नहीं करना चाहिए था, किसी व्यक्ति ने आलोचना कर दिया है, अब वो मुश्किल में पड़ गया है। तो कहने वाला कह रहा है क्या कि तुम्हें सरकार की आलोचना नहीं करना चाहिए था, पलितना भाग बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, यू शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यू शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। नाउ अब तुमने क्या कर लिया है, खुद के लिए समस्या पैदा कर लिया। नाउ यू हैव, ठीक है, यू हैव। चलिए अब हैव के बाद भी3, तो सेट का भी3, सेट सेट सेट, पुट से भी बनाएंगे तो पुट पुट पुट। तो यू शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, नाउ यू हैव, ठीक है ना, पुट। सेट भी लिख सकते हैं, द कैट अमॉन्ग द पिजन्स। अब तुमने खुद के लिए क्या कर लिया है, समस्या उत्पन्न कर लिया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और इनको आप बारीकी से देखिए, आपको जरूर ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे। इसमें किया गया कोई भी मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए हम अपने इडियम को आगे लेके बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, गो टू डॉक्स। देखिए गो टू डॉक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि गो टू डॉक्स जाता है, गो टू डॉक्स होता है तो वो चीज डिट्योरेट होता है, खराब होता है, बदतर अवस्था में आता है, बदतर स्थिति में पहुंच जाता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। गो टू डॉक्स का तात्पर्य क्या है, अगर इसको सरल भाषा में लिखे तो लिखेंगे डेटीरियोरेट, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं डिजिनरेट। इसको आप जी पढ़िए, ठीक है ना, ये जी है लिखा हुआ है, DEG, देखिएगा कहीं थोड़ा और क्लियरली इसको लिख देते हैं।
चलिए, तो ये हमारा रहा डेटियोरेट डिजेनरेट। देखिए, कोई चीज यदि गो टू डॉक्स जाता है तो वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है, बदतर स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे? चलिए, देखिए अभी हाल में क्या हुआ है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। अब वो पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। खासतौर पर चाइना उसका एक परम मित्र है और वो चाइना की ओर देखता है फाइनेंशियल मदद के लिए। ठीक है, तो हमको कहना यह है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो बदतर अवस्था में चला गया है, हमको ऐसा कहना है। ठीक है, हम इस बात को कैसे कहेंगे? द इकोनॉमी ऑफ, अगर हमें कहना है इसी बात को, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, हैज गॉन। चलिए, गो से वो हैज के बाद भी3 चाहिए ना, तो गो का भी3 क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ठीक है ना, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज गॉन टू डॉक्स। इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो बदतर स्थिति में पहुंच गया है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए, हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए, हमारा है एट स्नेल स्पेस, हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट ए स्नेल स्पेस। देखिए, घोंघा क्या होता है? स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंघा। ठीक है ना, स्नेल का मतलब होता है घोंघा। तो स्नेल का क्या विशेषता है? स्नेल का जो घोंघा का जो गति होता है ना, बहुत ही धीमा गति होता है। स्नेल जो होता है ना, बहुत धीमी चाल से चलता है। तो इसी से इडियम भी बना है कि यदि कोई चीज स्नेल पेस से, पेस का मतलब गति होता है, पेस का मतलब क्या होता है? गति होता है। कोई चीज यदि घोंघे की गति से चलता है तो बहुत ही वो स्लोली वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, धीमी चाल से बढ़ता है वो। इसको याद रखना बहुत सरल है। स्नेल का अर्थ याद रखिए, पेस मतलब गति होता है। तो घोंघे की जो चाल होती है वो बहुत ही फेमस वो चाल है, वो बहुत स्लो चाल होती है। तो एट स्नेल पेस का हम क्या लिखना पसंद करेंगे? एक्सप्लेनेशन, है ना, वेरी स्लोली। यदि कोई चीज यदि स्नेल पेस से बढ़ता है तो बहुत धीमे गति से बढ़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अत्यंत धीमे। जैसे कि देखिए, जब ट्रैफिक जाम होते हैं तो गाड़ी कैसे एकदम धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ती है। ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस चीज को कैसे लिखेंगे? चलिए, ये हमारा कंप्लीट लाइन बन गया। जो ट्रैफिक इज मूविंग एट ए स्नेल पेस, यानी कि जो ट्रैफिक है बहुत ही रेंगते हुए, इसको कहिए कि रेंगते हुए चलना। ठीक है ना, वो स्नेल पेस होता है। तो जो ट्रैफिक है वो रेंग रही है, चल नहीं रही है, रेंग रही है। ये चीज स्नेल पेस का हुआ अर्थ। चलिए, अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हमारा अगला इडियम है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है लंबे समय से। यदि आप कोई चीज अगर डंकीज ईयर करते हैं तो आप लंबे समय से करते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर हम सरल शब्दों में लिखे तो हम ऐसे कह सकते हैं, डंकीज ईयर का अर्थ होता है लंबे समय से। ठीक है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे एक वाक्य देखा जाए इस पर, इसको बेहतर समझने के लिए। हम लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते, कोई ऐसा वाक्य है और हमें ईडीएम का यूज करके वाक्य को बनाना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? चलिए, ये हमारा कंप्लीट लाइन हुआ। वी हैव नोन ईच अदर फॉर डंकीज ईयर। तो बच्चों, ये इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप सेंटेंस के माध्यम से बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। सीधे समझने के बजाय आप इस पर स्वयं से सेंटेंस डील कीजिए, तो ये इडियम आपके साथ अक्सर बना रहेगा। इडियम के बनाए रखने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस कई तरीके से कर सकते हैं। आप इस पर सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं।
या सीधे क्वेश्चन को हल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर आप कुछ अगर रीडिंग हैबिट अगर आपका बढ़िया है, अच्छा पढ़ने का आदत है, तो जब आप कुछ लिटरेचर टाइप से कुछ पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो आपको ये सारी इडियम्स बार बार आपको ये मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, दो इडियम है, वो बुल साढ़ से है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए, इसको क्या कहा गया है देखिएगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आप जो सांड को ना सिंग, उसको सिंग से पकड़ लेते हैं, इसका मतलब है, यहाँ अर्थ तो कंबाइंड अर्थ ना निकलना चाहिए, इडियम का तो कंबाइंड अर्थ होता है, यहाँ सांड से मतलब नहीं है। यदि आप बुल को यदि आप सिंग से पकड़ लेते हैं, ठीक है, सामने से पकड़ लेते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप समस्या का सामना करते हैं, आप मुसीबतों का सामना करते हैं, भागते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम कैसे लिखें, चलिए, टू फेस डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। तो अगर आप बुल को अगर हॉर्न से पकड़ते हैं, यानी कि आप कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करते हैं। इसका सरल अगर हिंदी लिखें तो इसका सरल हिंदी होगा सामना करना, ठीक है। एक सेंटेंस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। चलिए, ये सेंटेंस को पहले समझा जाए। सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका हिंदी ये हुआ कि अब समय आ गया है कि सरकार जो है वो चुनौतियों का सामना करे। क्या चुनौती है सरकार के पास, एंड अनाउंस, और घोषणा करे किस चीज का, मैसिव कट्स इन सब्सिडी। सब्सिडी में जो भारी जो कटाव, देखिए सब्सिडी नहीं चाहते हैं लोग कि सब्सिडी खत्म हो, किसी चीज की सब्सिडी मिलती रहे, लोगों की यही एक डिजायर होती है। सरकार की अगर सरकार सब्सिडी को कट करने की कोशिश करती है, इस पर काफी बवाल मचते हैं, काफी इनके खिलाफ आंदोलन होता है। तो क्या कहा गया है ये वाक्य के थ्रू कि इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट, ये समय आ गया सरकार के लिए कि वो चुनौती का सामना करे और सब्सिडी में जो कटौती है उसका वो अनाउंस करे, ठीक है ना। बवाल होंगे होने दे, आंदोलन होंगे होने दे। तो मतलब इसका मतलब यही होता है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है चुनौती, परेशानियों का सामना करना। चलिए, अब हम अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो इडियम अब नेक्स्ट इडियम ये है, क्या कर रहा है, ए बुल इन द चाइना शॉप। चाइना क्या होता है, यहाँ देश वाला चाइना नहीं है। चाइना चीनी मिट्टी के बर्तन आपने कभी सुना होगा, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो नाजुक बर्तन होते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें कोई सांड घुस जाए चाइना शॉप में, है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन की दुकानों में कोई सांड घुस जाए, वो क्या करेगा, चीज को तोड़ना शुरू करेगा, गिराना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, ठीक है ना, बेढंगा व्यक्ति का होना, ठीक है ना। यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर एक स्किलफुल आदमी की जरूरत है, उस जगह पर किसी बेढंगा आदमी का हो जाना, यह कहलाता है ए बुल इन द चाइना शॉप। चाइना का मतलब हम चीनी मिट्टी के बर्तन से लेंगे। तो इसका मतलब होगा, अगर सरल हिंदी में कहें तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं
तो ये बहुत फेमस इडियम है, ए बुल इन द चाइना शॉप। चलिए हम अपने इडियम के पार्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो इडियम है वो इस तरह से है, द लायंस शेयर। ठीक है ना, शेर का हिस्सा, शेर जंगल का राजा है, स्वाभाविक रूप से इसके हिस्से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो किसी चीज का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो लायंस शेयर होता है, किसी चीज का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना वो लायंस शेयर होता है। द लायंस शेयर का मतलब क्या होता है कि आप लायन का जो हिस्सा निकाल रहे हैं वो सबसे बड़ा होना चाहिए, बिकॉज लायन इज द किंग। तो सबसे बड़े हिस्से को कहते हैं द लायंस शेयर। कैसे इसको सरल भाषा में लिखेंगे, द लार्जेस्ट पार्ट। किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो लायंस शेयर होता है। ठीक है ना, तो सरल भाषा में लिख सकते हैं सबसे बड़ा भाग। आज देखिए मोबाइल कंपनी हमारे देश में बहुत सारे मोबाइल कंपनियां हैं, लेकिन जो सैमसंग की जो कंपनी है इसका मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। यदि कहा जाए कि अगर मार्केट को अगर हम एक एज ए होल लेते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा भाग किसने कब्जा करके रखा है, तो सैमसंग कंपनी ने। हम इस बात को कैसे लिखेंगे अगर हमें लिखना है तो, अगर सैमसंग के लिए अगर हम द कंपनी लिखते हैं, चलिए नाम नहीं मेंशन करते हैं, द कंपनी लिखते हैं, और यहां कंपनी का मतलब आप सैमसंग कंपनी समझिए। ठीक है ना, द कंपनी हैज कैप्चर्ड। इस चीज को कैसे लिखा जाए जो मैंने कहा है, द कंपनी हैज कैप्चर्ड। ठीक है ना, द लायंस शेयर, यानी कि सबसे बड़े भागों को उसने कैप्चर कर लिया है, द लायंस शेयर। और ये शेयर किसका है, ऑफ द मोबाइल मार्केट, यानी कि मोबाइल मार्केट का सबसे बड़ा भाग को किसने कब्जा करके रखा है, तो वो सैमसंग कंपनी ने। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, ये सब आपको डेली यूजेस में आने वाली इडियम है। मैं ऐसा कोई इडियम्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कि बहुत फॉर्मल हो, बहुत बम्बास्टिक अर्थ वाला हो। ये सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। आप इनको बार बार बनाइए, इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है ना, आप एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे, कटिंग एज में रहेंगे, आपका लेबर कभी भी अर्थ नहीं जाएगा। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए लोन, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारा इडियम है लोन वोल्फ। देखिए लोन वोल्फ क्या होता है, एक व्यक्ति। लोन वोल्फ क्या होता है ना, एक व्यक्ति होता है जो कि अलग थलग रहना चाहता है, वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। ठीक है ना, अलग थलग रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे लोन वोल्फ। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, ए पर्सन इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, इसको एलोन, लोन एल पढ़ा जाए। ठीक है ना, ए पर्सन हु प्रीफर्स टू लिव एलोन। ठीक है, अगर इसको सरल अगर भाषा में लिखा जाए, अलग थलग रहने वाला व्यक्ति। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है लेम डक। देखिए लेम डक क्या होता है, एक व्यक्ति होता है या एक कंपनी होता है, एक संस्था होता है जो बिना हेल्प का आगे चल नहीं सकता। ले मैंने लंगड़ा है, डक जो है ना, बत्तख जो है ना, लंगड़ा हो गया है। अब इसको आगे चलने के लिए क्या चीज की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है ना, तो एक अगर कोई कंपनी, यदि कोई व्यक्ति यदि लेम डक है तो वो व्यक्ति बहुत कमजोर है और कंपनी जो है घाटे में रहने वाली है। अब वो तभी चलेगा जब उसको हेल्प मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कांट सर्वाइव, दैट कांट सर्वाइव विदाउट हेल्प, दैट कांट सर्वाइव विदाउट हेल्प, जो बिना हेल्प का चल ना सके, जी ना सके, जिसको हेल्प की जरूरत होती है वो कहलाता है लेमडक। तो लेमडक को सरल भाषा में हम लिख सकते हैं कि एक ये व्यक्ति होगा, ठीक है ना, या कोई कंपनी होगा, व्यक्ति या कंपनी जो सहायता से चले, जो सहायता से चले। देखिए भारत की कुछ सरकार की कंपनियां हैं, भारत सरकार की कुछ कंपनियां हैं जिसको सरकार को चलाने के लिए उसमें बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो घाटे में रहने वाली कंपनी है। भारत में दो तरह की कंपनियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक है एफसीआई। एफसीआई से दो नाम होता है, एक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ये सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया है ना, एफ फॉर फूड समझिए, तो ये लाभ में रहने वाली कंपनी है। और एफ फॉर एक फर्टिलाइजर भी होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एफ फॉर फर्टिलाइजर भी होता है, खाद। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये घाटे में रहने वाली कंपनी है। तो जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भारत सरकार के लिए क्या बन गया है, लेमडक। वो तभी जीवित रहेगा जब भारत सरकार उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह अभी आप देखिए बीएसएनएल जो हमारा जो सेलुलर जो कंपनी है, वो क्या है, आज उसका जो हालत है खस्ता हालत है, ठीक है। उसको सरवाइव करने के लिए, बीएसएनएल को चलाने के लिए सरकार को उसमें पैसा डालना पड़ रहा है। आज बीएसएनएल एक घाटा में रहने वाली कंपनी है। तो अगर कोई कंपनी जो घाटे में रहे, ठीक है ना, इसको सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, घाटे में रहने वाली कंपनी या संस्था, ठीक है ना। कंपनी या संस्था जो होता है वो लिमडा कहलाता है, जो घाटे में रहती है और इसको चलाने के लिए सरकार को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जो कंपनी होगी, ऐसी जो इंडस्ट्री होगी, वो लिमडक होगी। हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है वाइल्ड गूस चेज। देखिए गूस क्या होता है ना, एक बतख जैसा पक्षी होता है, ठीक है ना। अब ये जंगली है, आप इसके पीछे भागिएगा तो ये सरपट इधर उधर भागेगा, आप इसको कभी पकड़ नहीं पाइएगा। वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा चीज को आप खोज रहे हैं जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, आप उस चीज को खोज रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि आप कोई पर्टिकुलर नाम का किताब लेकर आओ, और वो किताब मार्केट में है ही नहीं, तो आपका जो खोजना होगा, कौन सा खोजना होगा, वाइल्ड गूस चेज। इसको हम सरल भाषा में लिख सकते हैं होपलेस सर्च। होपलेस सर्च यानी कि वैसा चीज जो कभी प्राप्त होगा ही नहीं। तो कोई असंभव कार्य जो होता है ना, वो होता है वाइल्ड गूस चेज। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या हुआ कि वह कार्य जो कभी हो नहीं सकता है, कोई असंभावित जो कार्य होते हैं वो कहलाता है वाइल्ड गूस चेज, क्योंकि वो होपलेस सर्च है। आप उस आपके सारे प्रयास, सारे टाइम, ठीक है ना, वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज मार्केट में है ही नहीं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो वो चीज जो होता है ना, वो वाइल्ड गूस चेज होता है। चलिए अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वह है टू क्राई वोल्फ। हम लोग कहते हैं, एक हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया। अंग्रेजी में इसका जो इडियम बनेगा वो होगा टू क्राई वोल्फ। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है, आपको मदद नहीं चाहिए, लेकिन आप चिल्लाते रहते हैं कि मदद करो, भेड़िया आया है। लेकिन जब आपको वास्तव में मदद की जरूरत पड़ेगी तब वहां उस समय कोई नहीं जाएगा। ये बात होता है ना टू क्राई वोल्फ। इसका मतलब अगर हम सब सिंपल भाषा में समझें तो टू गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म। इसका अगर हिंदी में अगर इसको लिखें तो इसका मतलब होता है शोर मचाना। अगर आप कहते हैं टू क्राई वोल्फ तो इसका मतलब होता है कि आप फॉल्स अलार्म देते हैं, आप शोर मचाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इडियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। टू कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए अगर आप भेड़िए को, अगर आप अपने दरवाजा से दूर रखते हैं, भेड़िया जो होता है ना वो गरीबी दरिद्रता का सूचक होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यदि अपने दरवाजे से भेड़िए को दूर रखता है, यानी कि वो गरीबी को दूर रखता है, वो इतना कमा लेता है कि वो भरपेट खा सके, सुखी पूर्वक रह सके। यानी कि गरीबी को दूर रखना ये होता है टू कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है ना। टू कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर, इसको अगर सरल भाषा में लिखें टू कीप वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है कि गरीबी को दूर रखना। जैसे कि एक व्यक्ति देखिए,
चलिए, ही हैज टेकन एन इवनिंग जॉब। कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, पढ़ता भी है और शाम को उसने कोई नौकरी पकड़ लिया है। क्या करने के लिए? सिर्फ गरीबी को दूर रखने के लिए। तो कोई व्यक्ति यदि गरीबी को दूर रखता है, इसका मतलब है कि वो वोल्फ को अपने दरवाजे से दूर रखता है। तो बच्चों, आज का हमारा इडियम्स की बात इतना ही होगा। ये एनिमल्स पर, ये सारे जो इडियम्स दिया गया है, ये एनिमल्स पर इडियम्स है। ये इडियम्स बहुत यूजफुल इडियम्स है। आप इनको बार बार पढ़िए। इन पर किया गया कोई भी मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आगे इडियम्स के वीडियोस को जारी रखेंगे। आज की बात बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, पॉजिटिव फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच।